प्रकाश के परावर्तन के दूसरे लेक्चर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा जो है वह है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जो है वह क्या होता है, तो इसे जानने के लिए हमें यह जानना होगा कि जब कभी भी किसी प्रकाशीय स्रोत से, अब ये प्रकाशीय स्रोत क्या है, तो प्रकाशीय स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जिनसे प्रकाश का उत्सर्जन होता है, जैसे सूर्य हो गया, दीपक हो गया, टॉर्च हो गया ना, ये सभी प्रकाशीय जो है बिंदु हैं या फिर कह सकते हैं प्रकाशीय स्रोत से हैं। इनसे होकर के जो प्रकाश की किरणें निकलती है तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस वस्तु से प्रकाश की किरणें निकल रही है और यहाँ पर मिल रही है, और यहाँ पर इस वस्तु से निकलती हुई प्रकाश की किरणें जो है यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो जब क्या होता है कि किसी प्रकाशीय स्रोत से निकली हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है और दूसरा यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारा प्रतिबिंब जो है प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है वो हमारा प्रतिबिंब कहलाता है। अब हमारा प्रतिबिंब के प्रकार, ठीक है, तो प्रतिबिंब के जो है दो प्रकार होते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। आप सभी को मालूम होगा, क्या क्या मालूम है, क्या नहीं मालूम है? तो देखिए, प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। पहला है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, पहला हमारा क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा है हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब को जो है आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है, जो नाम से ही स्पष्ट है, केवल आभास होता है, वह सचमुच में नहीं होता बल्कि केवल उसका आभास होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो होता है हमारा प्रतिबिंब के प्रकार में, पहला वाला प्रतिबिंब जो होता है वह कौन सा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और दूसरा जो होता है वह कौन सा होता है, काल्पनिक होता है, अर्थात झूठा, जिसको कहते हैं काल्पनिक झूठा ना, इसे आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में कि हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। तो कभी भी प्रकाशीय स्रोत से निकलने वाली जो प्रकाश होती है वह अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती है, ठीक है, जिस बिंदु पर जाकर क्या होती है, मिलती है, उसे हम जो है क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसा कि पहले वाले चित्र में हम देख सकते हैं, ये हमारा AB वस्तु है, इस वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें आकर के इस बिंदु पर आकर मिल गई है। ठीक है, इस बिंदु पर आकर क्या हो गई है, मिल गई है, और मिल करके D' और A' एक हमारा क्या कर रही है, प्रतिबिंब का निर्माण कर रही है। अर्थात इस प्रकार के प्रतिबिंब को जो है हम क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, तो हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जब किरणों का वास्तविक कटान होता है तो वास्तविक कटान से किरणों के वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, तो अगला जो है हमारा दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसे हम आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। अब आभासी प्रतिबिंब को देखते हैं हमारा कि क्या इसका परिभाषा होता है, कैसे आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो जब कभी भी किसी प्रकाशीय स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन या फिर परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यह पूरी तरह से मिलती नहीं है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है, बल्कि ऐसा आभास होता है कि वहां पर मिल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से बने प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसा कि हम दूसरे जो है चित्र में देख सकते हैं, ये हमारा दूसरा चित्र, इसे इसमें जो है हम देख सकते हैं, यहाँ से प्रकाश किरणें निकल रही है और जो है यह कहीं पर मिलती हुई जो है प्रतीत हो रही है, और वो यहाँ पर जो है प्रतीत हो रही है मिलती हुई, वह जो है वास्तविक रूप से नहीं मिल रही है। जिस तरह यहाँ वास्तविक रूप से मिल रही थी वह इस तरह से यहाँ पर वास्तविक रूप से नहीं मिल रही है, इसीलिए जो इन्हें डॉट्स के द्वारा जो है दिखाया गया है। तो किरणों के
अवास्तविक जो है मिलने से, या फिर कह सकते हैं किरणों के जो है पूरी तरह से मिलने से जो नहीं बनती है, काल्पनिक रूप से मिलने से बनती है जो प्रतिबिंब, इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो सीधे तौर पे हम कह सकते हैं किरणों के काल्पनिक कटान या फिर आभासी कटान से जिस प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा टॉपिक भी खत्म हो गया। पहला हमारा था प्रतिबिंब और दूसरा था प्रतिबिंब के प्रकार। अब हमारा तीसरा टॉपिक है इन दोनों के बीच का अंतर। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है? इन दोनों के बीच का अंतर हमारा जो है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में कौन कौन सा अंतर है। तो इसे आइए हम देखते हैं। हमारा जो वास्तविक प्रतिबिंब है वह जो है किरणों के वास्तविक कटान से बनती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारा अंतर जो है वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में है। जो सबसे पहला हमारा जो है वास्तविक प्रतिबिंब जो है वह किरणों के वास्तविक कटान से बनती है, और आभासी प्रतिबिंब जो होता है वह किरणों के काल्पनिक कटान से बनती है। किरणों के काल्पनिक कटान से बनती है, ये पहला अंतर हो गया। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से, और जो है काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनती है। अगला है दूसरा हमारा, ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है ना, हमेशा जो है दर्पण के सामने बनता है, सामने बनता है। ठीक है, ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है, ये वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है, परंतु ये जो हमारा आभासी प्रतिबिंब है यह हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह जो हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, वह सामने नहीं बनता है। तीसरा जो अंतर है इसमें, इसे जो है पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, जो हमारा जो है वास्तविक प्रतिबिंब है उसे हम क्या कर सकते हैं? पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे हम पर्दे पर उतार सकते हैं। परंतु जो हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब है या आभासी प्रतिबिंब है इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। किसे? काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कितने अंतर हो गए अभी तक? तो अभी तक जो है हमारा 3 अंतर हो चुका है ना। अब अगला है हमारा कि हमारा जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वह हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है वह हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है, और जो हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वह हमेशा सीधा होता है। ठीक है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। तो ये चारों अंतर जो है हमें याद रखना है। हमारा जो प्रतिबिंब में 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, इसमें ये 4 प्रमुख अंतर जो है इसे याद रखना है। पहला हमारा क्या है कि हमारा वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, और जो है काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। दूसरा है हमारा कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। तीसरा है हमारा कि वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चौथा है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब जो है उल्टा होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वह हमारा सीधा होता है। तो इस तरह से हमारा जो है प्रतिबिंब जो है पूरी तरह से क्लियर हो गया। दोनों प्रकार के प्रतिबिंब भी हमने पढ़ लिया। अब जो है हमारा इसके बाद जो है हमारा दूसरा है दर्पण। ठीक है, तो दूसरा हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा दर्पण क्या होता है। तो आइए जानते हैं दर्पण के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि दर्पण का परिभाषा क्या है, कि हमारा जो है दर्पण क्या है। ठीक है, तो वह चमकीली या फिर हम कह सकते हैं चिकनी सतह है जो किसी निश्चित नियम के अनुसार, ठीक है, जो किसी निश्चित नियम के अनुसार प्रकाश को परावर्तित कर देती है। इस प्रकार के चमकीली सतह को ही हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो वह चिकनी और चमकीली सतह जो एक निश्चित नियम के अनुसार क्या करे? प्रकाश को परावर्तित कर दे। ठीक है, प्रकाश को क्या कर दे? परावर्तित कर दे। इस प्रकार का जो चिकनी और चमकीली सतह होती है उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं।
ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, दर्पण कहा जाता है। ठीक है, जो प्रकाश की किरणों को एक निश्चित नियम के अनुसार क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है, वो हमारा क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। ठीक है, अब जो है हम पढ़ेंगे दर्पण के प्रकार को। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सभी को पता होगा दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, पता है क्या, बिल्कुल होगा आप लोगों को पता है ना। तो आज पढ़ते हैं दर्पण के बारे में, दर्पण के प्रकार के बारे में। तो दर्पण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, दर्पण कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है हमारा समतल दर्पण। समतल दर्पण, ठीक है, पहला क्या होता है हमारा समतल दर्पण। दूसरा बताइए क्या होता है, नहीं पता, दूसरा नहीं पता, चलिए दूसरा होता है हमारा गोलीय दर्पण। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है, गोलीय दर्पण। और तीसरा दर्पण जो होता है वह हमारा होता है परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा दर्पण जो है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, और उसके बाद तीसरा हो गया हमारा परवलयिक दर्पण। ठीक है, तो सबसे पहले हम समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा समतल दर्पण क्या होता है, फिर हम गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे हम लोग परवलयिक दर्पण के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं समतल दर्पण के बारे में। तो समतल दर्पण कैसा दर्पण है, तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह, अब परावर्तक सतह कहे तो जहां प्रकाश की किरणें टकराने के बाद पुनः परावर्तित होकर के वापस लौट जाए, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में लौट जाए, है ना, वैसे सतह को ही परावर्तक सतह कहते हैं। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह बिल्कुल समतल होती है। ठीक है, जिस दर्पण की परावर्तक सतह बिल्कुल क्या हो, समतल हो। ठीक है, और दूसरा भाग उसका क्या हो, रजतीत हो, है ना, दूसरा भाग क्या हो उसका, रजतीत हो। ठीक है, इस प्रकार के जो दर्पण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं समतल दर्पण। अब रजतीत का क्या मतलब होता है ना, रजतीत का मतलब होता है पेंट कर दिया किया हुआ या फिर जो है घिसा हुआ। ठीक है, उसे हम रजतीत कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है ए और बी, ठीक है, जिसकी परावर्तक सतह समतल है वो हमारा कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा। ठीक है, अब दूसरा हमारा गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण किसे कहेंगे, तो वैसी दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बिल्कुल गोल हो। ठीक है, तो वैसा दर्पण हमारा जिसकी परावर्तक सतह बिल्कुल क्या हो, गोल हो। ठीक है, इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। ठीक है, अब ये जो गोलीय दर्पण होते हैं, यह गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये गोलीय दर्पण जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, तो ये गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, इसे जो है हम यहाँ ही जान लेते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण हमारा कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, जिसमें पहला होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक है, तो पहला हमारा कौन हो गया, उत्तल, और दूसरा कौन हो गया, अवतल। ये गोलीय दर्पण के प्रकार हैं। ठीक है, पहला हो गया हमारा उत्तल और दूसरा क्या हो गया हमारा अवतल। ये किसके प्रकार होते हैं, तो गोलीय दर्पण के प्रकार होते हैं, 2 प्रकार, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, अब सवाल आता है ये उत्तल क्या होता है और अवतल क्या होता है। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, इस गोलीय दर्पण को क्या करते हैं, बीच में इस तरह से काट कर 2 भागों में विभाजित कर देते हैं, और क्या करते हैं, और एक के हम क्या करते हैं, पीछे वाले भाग को जो धसा हुआ भाग होता है उसे हम रजतीत कर देते हैं। अब रजतीत का मतलब पता है आप लोगों को, पेंट कर देते हैं या फिर घिस देते हैं। तो क्या देखते हैं कि हमारा ये जो चमकीली सतह है, ये उठी हुई चमकीली सतह हमें प्राप्त हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वैसा गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उठी हुई हो या उभरी हुई हो। ठीक है, वैसा गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह कैसी हो, उठी हुई या फिर उभरी हुई, जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, ये जो चमकीली सतह है यह उठी हुई है। तो इस प्रकार के जो दर्पण है इसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार के दर्पण को क्या कहा जाएगा, उत्तल दर्पण कहा जाएगा। उसी तरह से इस आधे वाले भाग में हम क्या करते हैं कि इसके जो है उठा हुआ जो भाग था उसे हम पेंट कर देते हैं, रजतीत कर देते हैं, और जो हमारा नीचे वाला भाग था, धसा हुआ भाग, वो हमारा क्या होता है, चमकीली सतह के रूप में बच जाता है हमारे पास। तो हमें इस तरह की आकृति प्राप्त होती है।
तो इस प्रकार का जो दर्पण होगा, जिस दर्पण की परावर्तक सतह धसी हुई होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अवतल दर्पण। तो ये दर्पण जो है हमारा क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला हमारा उत्तल दर्पण है और दूसरा हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, अब तीसरा है हमारा परवलयिक दर्पण। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, परवलयिक दर्पण है। तो परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका जो परावर्तक सतह होता है वह अत्यंत ही धसा हुआ होता है, इस प्रकार के दर्पण को परवलयिक दर्पण कहा जाता है। जैसा कि यहाँ चित्र में देख सकते हैं, इसकी जो परावर्तक सतह बहुत ज्यादा धसी हुई है ना। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह बहुत ज्यादा धसी होती है, अर्थात कह सकते हैं अत्यधिक धसी होती है, तो इस प्रकार के दर्पण को क्या कहते हैं, परवलयिक दर्पण कहते हैं। तो इस तरह से हमने 3 दर्पण को पढ़ा, जिसमें सबसे पहला हमारा था समतल दर्पण, फिर था गोलीय दर्पण, उसके बाद परवलयिक दर्पण। अब हमने ये भी पढ़ा कि गोलीय दर्पण जो है 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला हमारा था उत्तल दर्पण, जिसका जो है परावर्तक सतह उभड़ा होता था, और उसके बाद क्या था हमारा अवतल दर्पण, जिसका जो है परावर्तक सतह जो है वह कैसा होता था, तो वह धसा होता था, है ना। तो जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह उभड़ी होती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह धसी होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इतना हमने जाना। अब हम जो है गोलीय दर्पण से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं, उन सारे बिंदुओं को जानेंगे। तो यहाँ हम जानते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला बिंदु जो है हमारा वह होता है हमारा वक्रता केंद्र। ठीक है, तो गोलीय दर्पण से संबंधित जो पहला बिंदु है वो हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है। तो जो गोलीय दर्पण का जो हमारा केंद्र होता है, ठीक है, जो गोलीय दर्पण का जो हमारा केंद्र होता है, इसी केंद्र को जो है हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के जो केंद्र होते हैं उसे क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसे C से सूचित किया जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा गोलीय दर्पण का केंद्र है वह हमारा दर्पण का वक्रता केंद्र है, और इसे हम C से सूचित करते हैं। अब जैसा कि आपको बताए थे यहाँ पर कि क्या होता है, एक गोलीय दर्पण को काट करके हम 2 तरह के दर्पण तैयार कर सकते हैं, उत्तल भी और अवतल भी। तो हम उसी तरह से यहाँ कर देते हैं, इसे काट के 2 भागों में विभाजित कर देते हैं, एक को उत्तल बना लेते हैं और दूसरे को अवतल बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बात करें वक्रता केंद्र की, तो ये वाला भाग जो है हमारा अवतल है और ये वाला भाग जो हमारा उत्तल है। तो अगर हम बात करें वक्रता केंद्र की, तो यह वक्रता केंद्र अवतल दर्पण के सामने होता है और उत्तल दर्पण के ठीक पीछे होता है, होता दोनों में है, इसे याद रखना है। उसके बाद है अगला हमारा ध्रुव, दूसरा है हमारा ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। तो कोई भी दर्पण हो, चाहे अवतल हो या फिर उत्तल हो, इस दोनों ही दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, अर्थात इस अवतल दर्पण का जो हमारा मध्य बिंदु होगा, जो बीच वाला क्षेत्र होगा, अर्थात यहाँ होगा, और इस दर्पण का जो है मध्य बिंदु वो यहाँ होगा। ठीक है, तो जो दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे ध्रुव कहते हैं और इसे P से सूचित किया जाता है। ठीक है, किसी भी दर्पण का जो है, चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, उनके जो मध्य बिंदु होते हैं उस मध्य बिंदु को ही क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, पोल कहा जाता है। ठीक है, इसे P से सूचित किया जाता है, किसी भी दर्पण के ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। फिर उसके बाद है हमारा तीसरा जो है हमारा द्वारक। ठीक है, तीसरा क्या है हमारा, द्वारक है। द्वारक किसे कहते हैं, जो दर्पण की चौड़ाई होती है, दर्पण की चौड़ाई को ही द्वारक कहा जाता है। तो ये जो दर्पण है हमारा, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, चौड़ाई होगा, यहाँ इसका कुछ ना कुछ चौड़ाई होगा। ठीक है, इस चौड़ाई को ही हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो इस तरह से हमें याद रखना है कि दर्पण का जो चौड़ाई होता है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दर्पण का जो चौड़ाई होता है उस चौड़ाई को ही हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। उसके बाद है हमारा वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या को R से डिनोट किया जाता है। अब वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो हमारा जो P है अर्थात ध्रुव,
से लेकर के C अर्थात वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी होती है, इस दूरी को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यह अवतल दर्पण में भी ध्रुव और वक्रता केंद्र, इन दोनों की बीच की जो दूरी होती है, इस दूरी को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और केंद्र के जो बीच की दूरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इस वक्रता त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब उसके बाद है हमारा पांचवा पॉइंट जो है, वह है हमारा मुख्य अक्ष। इसे प्रधान अक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, मुख्य अक्ष को जो है किसके नाम से जानते हैं, प्रधान अक्ष के नाम से भी जानते हैं। तो अब देखिए प्रधान अक्ष किसको कहते हैं, तो ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये रेखा ही हमारा क्या कहलाता है, प्रधान अक्ष कहलाता है। ठीक है, इसे ही हम क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। ठीक है, और यहां से यहां की जो बीच की दूरी होगी वह वक्रता त्रिज्या थी। ठीक है, ये वक्रता त्रिज्या थी, यहां से यहां तक की बीच की दूरी। और इस दूरी को जब हम एक सरल रेखा द्वारा मिला देते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, प्रधान अक्ष, या फिर इसे ही हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो इसे जो है हम कह सकते हैं कि P और C से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो प्रधान अक्ष होता है वो PC होता है, अर्थात ध्रुव और वक्रता केंद्र को जिस रेखा से हमने आपस में मिला दिया, एक छोर P वाला हो गया, दूसरा छोर C वाला हो गया, तो प्रधान अक्ष जो है हमारा, उसे हम PC बोल सकते हैं। तो ये थे दर्पण से संबंधित प्रमुख बिंदुएं।